नमस्कार दोस्तों। अरे वाह, बोर्ड एग्जाम्स तो बस आ ही गए हैं और थोड़ी बहुत टेंशन तो होती ही है ना। पर चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए, इसी टेंशन को हम बदलते हैं एक स्मार्ट रिवीजन में। आज हम सोशल साइंस के वो सबसे जरूरी सवाल फटाफट दोहराएंगे जिससे आपकी तैयारी भाई एकदम पक्की हो जाएगी। तो आज हम किन किन हिस्सों पर ध्यान देंगे? हम 5 मेन सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और हाँ, आपदा प्रबंधन भी। यकीन मानिए, जैसे जैसे हम एक एक सेक्शन पूरा करेंगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ऊपर जाएगा। तो फिर तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं इतिहास के साथ। जरा देखते हैं कि वो कौन सी बड़ी घटनाएं थीं जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को ऐसा बनाया जैसा वो आज है। हमारा पहला सवाल है, मेज़ीनी कौन था? देखिए, ग्यूसेप मेज़ीनी वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं था, वो तो विचारों का क्रांतिकारी था। मतलब उसकी असली ताकत हथियार नहीं बल्कि उसके आइडियाज थे। उसने एक संगठन बनाया, यंग इटली, और उसका बस एक ही सपना था कि जो इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है उसे जोड़कर एक देश बनाया जाए। और बस इसी एक सोच ने इटली के एकीकरण की पूरी जमीन तैयार कर दी। अच्छा, अब बात करते हैं बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति की। ये क्या थी? देखिए, ओटो वॉन बिस्मार्क का मानना एकदम साफ था। वो कहते थे कि जर्मनी को एक करना है तो ये बड़े बड़े भाषण देने से नहीं होगा। इसके लिए चाहिए मिलिट्री पावर, यानी ब्लड एंड आयरन। और अपनी इसी एग्रेसिव पॉलिसी के दम पर उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस तीनों को हराया और एक मजबूत यूनिफाइड जर्मनी बनाकर ही दम लिया। अगला सवाल, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? सोचकर देखिए, ये एक तरह का विस्फोटक मिक्सचर था। एक तरफ तो बेरोजगारी आसमान छू रही थी, दूसरी तरफ राजा लुई फिलिप की पॉलिसीज पूरी तरह फेल हो रही थी। लोगों के पास वोटिंग का अधिकार तक नहीं था और इन सब के ऊपर से देश में जबरदस्त आर्थिक संकट था। तो जब इतनी सारी चिंगारियां एक साथ मिलेंगी तो क्रांति की आग तो भड़कनी ही थी, है ना? राष्ट्रवाद ये है क्या आखिर? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये अपने देश के लिए प्यार और एकता की एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग है। यूरोप में इस फीलिंग को हवा किसने दी? फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन ने। और इसका असर? अरे असर तो जबरदस्त हुआ। इसी एक आइडिया की वजह से जर्मनी और इटली जैसे नए देश बने और यूरोप का जो नक्शा था ना, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। इतिहास से हमारा आखिरी सवाल है, हो ची मिन मार्ग क्या था? देखिए, ये कोई आम रास्ता नहीं था। ये वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तरी वियतनाम के लिए एक लाइफलाइन जैसा था। ये जंगलों के बीच से गुजरने वाला एक सीक्रेट रूट था, एक पूरा नेटवर्क जिससे साउथ में लड़ रहे अपने सैनिकों तक हथियार, खाना, मतलब हर जरूरी सामान पहुंचाया जाता था। और इसी रास्ते ने जंग का पासा पलटने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ये तो थी इतिहास की बात। चलिए अब सब्जेक्ट बदलते हैं और चलते हैं भूगोल की ओर। यहाँ हम समझेंगे कि हमारे रिसोर्सेज, हमारी खेती और हमारा पर्यावरण, ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। भूगोल का पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल, हमें संसाधनों को बचाने की जरूरत क्यों है? जवाब बहुत सीधा सा है। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, पानी, जंगल, खनिज, वो लिमिटेड हैं, खत्म हो सकते हैं। अब सोचिए, अगर हम आज ही सब कुछ इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन्स का क्या होगा? इसीलिए इन्हें बचाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी सीधी सीधी जिम्मेदारी है। चलिए अब एक स्पेसिफिक केस स्टडी देखते हैं। बिहार में खेती से जुड़ी मेन प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं। देखिए, यहाँ चुनौतियाँ एक नहीं बल्कि कई हैं। एक तरफ तो बाढ़ सब कुछ डुबो देती है, तो दूसरी तरफ सूखा पड़ जाता है। सिंचाई का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। ज्यादातर किसानों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तो बहुत कमी है। ये सब चीजें मिलकर वहाँ के किसानों के लिए खेती को एक बहुत मुश्किल काम बना देती हैं। चाय, अरे वाह, पीते तो हम सब हैं, पर कभी सोचा है कि ये उगती कैसे है? इसकी खेती की ना एक खास रेसिपी होती है। इसे चाहिए गरम और नमी वाला मौसम, बारिश भी चाहिए खूब सारी, लेकिन जमीन ढलान वाली होनी चाहिए ताकि पानी इसकी जड़ों में जमा ना हो। और इन्हीं खास कंडीशंस की वजह से असम जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा चाय प्रोड्यूसर है। अच्छा, नकदी फसल और रोपड़ फसल में क्या अंतर है? ये समझना बहुत आसान है। नकदी फसलें या कहिए कैश क्रॉप्स जैसे कि कपास या गन्ना, ये सीधे सीधे बेचने और पैसा कमाने के मकसद से उगाई जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रोपड़ फसलें जैसे कि चाय और कॉफी, इन्हें बहुत बड़े बड़े बागानों में मतलब कमर्शियल लेवल पर उगाया जाता है। बस यही मेन फर्क है। चलिए अब बारी है राजनीति विज्ञान यानी सिविक्स की।
इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि हमारे देश भारत में डेमोक्रेसी और सरकार का पूरा स्ट्रक्चर आखिर काम कैसे करता है। तो पहला सवाल है, भारत को एक संघ राज्य या फेडरल स्टेट क्यों कहा जाता है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, हमारे देश में जो पावर है ना, वो 2 लेवल्स पर बंटी हुई है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश के लिए फैसले लेती है, और फिर हर स्टेट की अपनी अलग सरकार है। और हमारे संविधान ने दोनों को उनके काम और उनकी पावर्स एकदम साफ साफ बांट कर दी हैं। पावर का यही जो बंटवारा है, इसी वजह से भारत एक संघ राज्य कहलाता है। सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग, ये जरूरी क्यों है? जरा सोचकर देखिए, अगर सारी की सारी पावर किसी एक ही इंसान या एक ही ग्रुप के हाथ में आ जाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है, तानाशाही होगी। पावर शेयरिंग बस यही पक्का करती है कि समाज के हर ग्रुप, हर हिस्से की बात सुनी जाए और कोई भी ये महसूस न करे कि उसे पीछे छोड़ दिया गया है। और यही एक हेल्दी, मजबूत डेमोक्रेसी की असली निशानी है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश क्यों है? इसका जवाब हमारे संविधान में है। हमारा संविधान साफ कहता है कि देश का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और हर नागरिक को अपनी मर्जी का धर्म मानने और उसका पालन करने की पूरी आज़ादी है। यही सोच तो हमारे देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बुनियाद है। ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अशिक्षा यानी इलिटरेसी डेमोक्रेसी के लिए एक चैलेंज क्यों है? देखिए, दोनों का सीधा कनेक्शन है। अगर लोग पढ़े लिखे और जागरूक नहीं होंगे तो वो अपने अधिकारों को कैसे जानेंगे, उनके लिए लड़ेंगे कैसे, वो एक सही और एक गलत नेता के बीच फर्क कैसे कर पाएंगे? एक मजबूत लोकतंत्र हमेशा जागरूक नागरिकों से ही बनता है और अशिक्षा वो इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। चलिए, अब चलते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, जो है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इसमें हम उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे जिन पर किसी भी देश की इकोनॉमी चलती है। तो सबसे बेसिक सवाल, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी होती क्या है? ये असल में किसी भी देश का वो पूरा सिस्टम है जिसके अंदर 3 मेन काम होते हैं। चीज़ों का बनना यानी प्रोडक्शन, उन चीज़ों का लोगों तक पहुंचना यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उनका इस्तेमाल होना यानी कंजम्पशन। बस इसी पूरे सिस्टम को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ सरकारी कंपनियां भी हैं और प्राइवेट कंपनियां भी, दोनों साथ साथ काम करती हैं। और यहाँ मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि लोगों का भला यानी सोशल वेलफेयर भी एक बड़ा गोल है। और सरकार एक रेफरी की तरह दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर रखती है। भारत इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्यों जरूरी है? इसके पीछे का आइडिया बहुत गहरा और बहुत जरूरी है। आइडिया ये है कि हम आज तरक्की तो करें, डेवलपमेंट तो करें, लेकिन इस तरह से करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेज कम ना पड़े। मतलब ये आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाने का वादा है। और लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल सेक्शन पर, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। चलिए सीखते हैं कि मुश्किल हालात में अपनी और अपनों की सुरक्षा कैसे की जाए। सवाल है कि भूकंप वाले एरिया में बिल्डिंग्स का आकार कैसा होना चाहिए। ये एक ऐसी जानकारी है जो किसी की जान बचा सकती है। तो याद रखिए, ऐसी जगहों पर बिल्डिंग्स आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर शेप की होनी चाहिए, और साथ ही वो वजन में हल्की हों लेकिन स्ट्रक्चर में मजबूत, ताकि वो भूकंप के झटकों को झेल सकें। हमारा आखिरी सवाल बिहार में बाढ़ की समस्या पर है। इसके मुख्य कारण क्या है? 2 मेन वजह हैं। एक तो बहुत ज्यादा बारिश होना और दूसरा नदियों की तलहटी में गाद यानी सिल्ट का जम जाना। और इससे बचने के उपाय क्या हैं? मजबूत बांध बनाना, लोगों को टाइम पर ऊंची और सुरक्षित जगहों पर ले जाना और सही समय पर वार्निंग जारी करना, यही सबसे असरदार तरीके हैं। तो इस पूरे रिवीजन के बाद वो एक सबसे बड़ी बात क्या है जिसे एग्जाम हॉल में लेकर जाना है? वो ये है कि रटने से कहीं ज्यादा ताकत कॉन्सेप्ट को समझने में होती है। जब आप किसी भी टॉपिक के क्यों और कैसे को अच्छी तरह समझ लेते हैं ना, तो जवाब अपने आप दिमाग में रहते हैं। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना बेस्ट दीजिए।